नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। हर साल 28 मई का दिन दुनिया भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद महिलाओं को सेफ पीरियड्स के फायदों से अवगत कराने के साथ ही पीरियड्स के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व बैंक का कहना है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता महिलाओं और किशोरियों की तंदुरुस्ती और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। विश्व बैंक के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 300 मिलियन से अधिक महिलाएं महामारी से गुजरती हैं। इसके बावजूद करीब 500 मिलियन महिलाओं के पास महामारी से जुड़े सुरक्षात्मक उत्पादों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। शिक्षा की कमी, वर्जनाओं और तमाम तरह के निषेधों के कारण खराब माहवारी स्वच्छता, माहवारी से जुड़े उत्पादों तक सीमित पहुंच, स्वच्छता के बुनियादी ढांचे की कमी बनी हुई है। इसने दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, सेहत और सामाजिक स्थिति को कमजोर किया है। मासिक धर्म के बारे में चुप्पी को तोड़ने, जागरूकता बढ़ाने और नकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हम बहुत बारीकी से बात करेंगे। इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं, कल्चरल बिलीव्स की बात करें या सामाजिक मानदंडों की बात करें, स्वच्छता की बात करें, सेहत की बात करें, तमाम जो पहलू हैं इससे जुड़े, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। स्वप्ना देवी रेड्डी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि डायरेक्टर हैं DDWS, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वप्ना जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमारी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ, एक तरह से मैं कहूँ तो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कैसे स्वास्थ्य से सीधे तौर पर संबंध जुड़ा हुआ है। एम्स में आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राजेश कुमारी, शुक्रिया आज आप संसद टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल अगर हम देखें तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि महामारी को जीवन की एक आम बात बनाई जाए, इसे लेकर कोई स्टिग्मा और टैबू ना रहे, ये एक आम चर्चा का विषय बन सके। इससे जुड़े पहलू के बारे में हर कोई जागरूक हो, वो महिला हो या पुरुष हो, पूरे समाज को इसे लेकर जागरूक करने की बात कही गई है। और टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। तो आइए मेहमानों से हम चर्चा करते हैं। स्वप्ना देवी रेड्डी जी, मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी। जो कुछ आंकड़े मैंने बताए दुनिया भर के, लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो भारत में भी जो आंकड़ा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। सिर्फ 12%, 355 मिलियन महिलाएं हैं, जिनमें से 12% के पास ही अगर भारत में बात करें तो सैनिटरी नैपकिन वो इस्तेमाल करती हैं। हम जानते हैं कि इसका भी सीधा संबंध कहीं ना कहीं स्वच्छता और उसके बाद जाकर सेहत से पड़ता है। तो कैसे आप भारत में स्थिति को और भारत में इस दिन को की जो सिग्निफिकेंस है उसे आप कैसे देखते हैं? Actually, Swachh Bharat Mission Gramin started in 2014. Because of that, we have actually till date we have constructed 11.87 crore of toilets. However, the Swachhata doesn't stop with the toilets. We have to go for solid and liquid waste management also. In the solid waste management, menstrual waste also needs to be treated. How, as on date, in the whole country, almost 5.13 lakh villages have solid waste management arrangements. However, the menstrual waste management also needs to be given importance. So now, as you have said, 300 million of women menstruate. So where do all those sanitary waste and sanitary pads go? And what is the need for actually treating the sanitary waste? They have a duty to dispose of this menstrual waste properly, and there is a need for the safe treatment of this menstrual waste. So for the disposal, we have to say that these sanitary waste should be segregated properly in the red color bins or bags, which needs to be placed in a lot of institutions like schools, colleges and all. That is first part. And one more thing which we have to tell the people is, this should not be flushed in the toilets. If they flush in the toilets, what happens is there is a clogging of the toilets, and at the same time there will be a problem with the desludging and the treatment of those fecal waste.
when we treat those fecal waste, the sanitation workers who are treating those fecal waste, because of this unsegregated menstrual waste, they will have a lot of problems and health issues. And there is also clogging of the drains, sewage systems and all. So there is a need for the proper segregation of this menstrual waste. For the segregation, we need to actually keep it in a separate bin and give it separately to the waste collectors who are coming to our houses. Okay, if we do not do that. And one more thing is why people do not segregate is because they have the stigma. For this, we need to have an IEC, information, education and communication, and take out that stigma. So this is one part of it. The second part is, if we do not treat the waste properly, this there is a lot of if we just throw the waste wherever we want, so there is a lot of vector breeding which happens, there is a lot of diseases which happen. And at the same time, some more waste, some people what they do is they will go and burn the sanitary waste. This burning also leads to lot of problems. यानी इसे लेकर भी जागरूकता की कमी है कि डिस्पोज ऑफ कैसे करना है जो सैनिटरी वेस्ट है, और इसे लेकर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि प्रॉपरली उसे डिस्पोज किया जाना ज़रूरी है, वरना अगर आगे जाकर इनडायरेक्टली जो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पैदा होती हैं और उसे मैनेज करना एक बड़ी समस्या खड़ा करता है। डॉक्टर राजेश कुमारी, जब हम कॉमन मेंस्ट्रुअल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या है, इन्हें लेकर कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या सीधे सीधे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है महिलाओं के? देखिए, जब हम बात करते हैं कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की, तो हमें शुरू करना पड़ेगा किशोरावस्था से, जो कि अब जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। पहले पीरियड्स एक बच्चे को स्टार्ट होते थे 15-16 ईयर एज पे। नाउ प्यूबर्टी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 11 ईयर। Menarche started from 10 to 11. That is a very tender age. So उसमें मदर का या घर में किसी बड़े का एंड स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को एक्सप्लेन करना कि दिस इज़ नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इन दिस फेज। एंड उस टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे के जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे थोड़े दिनों तक उनको इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, पेट में दर्द होता है, डिस्मेनोरिया होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको जागरूक करना है। सेकंड, जो भी वो बच्चा घर पे बताता नहीं है माँ को या स्कूल में, तो उनको सही एजुकेशन नहीं होती है कि उनको पैड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी देर में डिस्पोज ऑफ करना है, पेन हो रहा है तो क्या, उनको स्कूल में एक टैबू लगता है ये। बट जैसे कि 2014 से WHO ने, यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्ट किया था पीरियड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे जब आशा वर्कर, जैसे हम रूरल एरिया की बात करें, शहरों में ठीक है हमारे बड़े बड़े स्कूल हैं, हर जगह हम टीच करते हैं, बताते हैं, टीचर्स भी बच्चों को बताते हैं, पर जब गांव की बात आएगी एक बिल्कुल अब रिमोट रूरल एरिया में घर में जाएंगे, तो वहाँ पे हमने आशा वर्कर्स को बताया हुआ है कि कैसे उस टाइम पे उनको अवेयरनेस करनी है। तो एक सिंपल सा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक महंगा सैनिटरी पैड खरीदने के लिए दुकान पे जाएं, सिंपल कॉटन एंड उससे गॉज लगा के कैसे एक सैनिटरी पैड बनाया जा सकता है, वो भी उनको हमने सिखाया है। तो इसमें आशा वर्कर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम अगर कम्युनिटी की बात करें तो इन सब चीज़ों को मिला के काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। बस चेंज जो आया है कि 10 to 11 ईयर की जो एज होती है, दैट इज़ वेरी टेंडर एज, और उन बच्चों को एजुकेट करना और मदर को एजुकेट करना उसके लिए कि अक्सर आते हैं ओपीडी में वो मदर लेके छोटे बच्चे को, इसको आया था 10 साल की थी पीरियड, अभी 6 महीने से नहीं आ रहा है। फिर उनको बताया जाता है कि नहीं, ऐसी समस्या नहीं है, अभी उनका स्टार्ट हुआ है, आप एक मंथ तक, एक ईयर तक आप वेट करिए, थोड़ा इरेगुलर होगा, पेन है, दैट इज़ नॉट एबनॉर्मल। तो क्यों ये बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं और जाके उनको फिर हार्मोनल्स बिल्कुल पिल्स वगैरह लेके आ जाते हैं, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट है बच्चे के लिए। तो हमें अवेयरनेस तो हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। अब अगर आज की स्थिति में मैं बात करूं तो आज की स्थिति में रूरल एरिया में भी अगर जाएंगे हम, तो दे आर अवेयर टू यूज़ सैनिटरी पैड एंड हाउ टू मेक दैट सैनिटरी पैड।
ठीक है। जो आपने स्वप्ना जी बात की है प्रॉपर सेग्रीगेशन और डिस्पोजल की बात की है मेंस्ट्रुअल वेस्ट को लेकर, तो क्या आप इसके पीछे एक बड़ी वजह मान रही है कि मेंस्ट्रुएशन एक अभी भी टैबू टॉपिक है बहुत सारे घरों में, इसीलिए कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हो रही है क्या? There is a need to actually break the silence around menstruation. So for this Swachh Bharat Mission Gramin along with UNICEF we have actually menstrual health and literacy का एक book भी release किया है, and at the same time we are continuously doing IEC materials. We are displaying the menstrual health awareness in schools, CSCs and all that. We have told the CSCs to prepare a proper separate dustbin for the disposal of the menstrual waste, and at the same time using in those segregation sheds which we have, we are asking the Gram Panchayats to have a CPCB and SPCB incinerators to dispose the waste in a proper way. So right now we have a lot of work to do. We need to converge with Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education to increase the literacy around the proper menstrual waste disposal, and at the same time I want to bring out best practices in some states like Jharkhand, like Orissa, Chhattisgarh. They are preparing they are giving training on how to make the biodegradable pads and how to use them, and at the same time more discussion needs to be done around the proper disposal. ठीक है। तो जो हम सैनिटरी नैपकिन्स की बात कर रहे हैं, और जैसे डॉक्टर राजेश कुमारी ने भी बताया कि अगर आप सैनिटरी पैड्स नहीं भी ले पा रहे हो तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आप घर पर भी कैसे पैड्स बना सकते हो, क्या इसे लेकर भी कोई अवेयरनेस दी जा रही है, या फिर सैनिटरी नैपकिन्स तक जो ग्रामीण महिलाएं हैं या किशोरियां हैं उनकी भी पहुंच हो, इसे लेकर भी किसी तरह की कोशिशें हैं क्या? दिस इज़ विद आशा वर्कर्स। आशा वर्कर जो है हमारे क्योंकि हमारा आधा है, हम इंडिया में अगर हम देखें फीमेल के लिए आशा वर्कर का बहुत बड़ा रोल है रूरल एरिया में। तो आशा वर्कर्स को ट्रेन किया गया है, या आशा वर्कर को बताया गया है कि एक सिंपल कॉटन पैड, देन उसके ऊपर एक गॉज पैड लगा के वो कैसे एक मेंस्ट्रुअल पैड नॉर्मल पैड बना सकते हैं, और वो बहुत ईजी भी है और सस्ता भी है। और उनको बताया भी जाता है कि ये भी उनको बताया जाता है कि वो आगे जैसे आशा वर्कर उनको सप्लाई कर रही हैं तो उनको बताएं कि उनको कितने घंटे में वो पैड चेंज करना है। 3 to 4 आवर्स में उनको पैड चेंज करना है, नया पैड यूज़ करना है, क्योंकि कई बार होता है कि 12 घंटे तक वो तो सेम अगेन इन्फेक्शन का सोर्स तो फिर उन्हीं के पास है अगर वो चेंज नहीं करेंगी तो। डॉक्टर राजेश कुमारी, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि कैसे किशोरियों में खासकर जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उनमें इस बारे में अवेयरनेस फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समझ कम होती है, डर ज़्यादा होता है, फिर फैमिली को भी किस तरह से इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, और इसीलिए कोशिश है कि जो तमाम टैबू और स्टिग्मा है वो इसे लेकर तोड़े जाएं। क्या डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे भी ज़रूरतें बदलती हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस बदलती हैं, जिन्हें लेकर आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हर स्टेज पे जो है हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं। पहले तो स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा एक्चुअली ना हमने खुद बनाया है। अगर हम अपने पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं या वेदास हैं, जो भी हमारे पुराना लिटरेचर अगर आप निकाल के पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर, तो वो 5 दिन हमने इसलिए बनाए थे कि उस टाइम महिला को आराम मिल सके। वो इसलिए नहीं बनाए थे कि वो अछूत हो गई है उस टाइम में, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको बनाया इसलिए था उसको कि वो औरत जो उस टाइम पे पीरियड्स के दौरान गुजर रही है, उस टाइम उसको काफ़ी समस्याएं होती है, पेट में दर्द है, वीकनेस है, काफ़ी कुछ है, तो वो उन 5 दिनों में एक प्रॉपर तरीके से आराम कर ले। बट टाइम टू टाइम हमने उसको इस तरीके से, या मैं कहूँगी कि चेंज कर दिया कि वो एक स्टिग्मा बन गया कि अरे ये तो पीरियड है, इसको घर के बाहर इसमें रखो, इसको किचन में नहीं घुसने देना, इसको अचार को हाथ नहीं लगाने देना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो स्टिग्मा की बात हुई क्योंकि वो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसको ब्रेक भी हम ही ने करना है कि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अब एज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो बच्चा एक 10-12 साल में जो पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो अभी तो स्कूल्स में अगर हम देखें तो 5-6 क्लासेस में अब एक स्कूल में भी एक चैप्टर ऐड हो गया है कि
जिसमें उनको बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन दिया जाता है इस बारे में, और सेपरेट क्लासेस भी या जो NGOs हैं हमारे वो लोग जाते हैं, और काफ़ी जो हमारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, CSC है, PSC है, इन सब जगह पे भी छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पे कि बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन दी जाती है कि इस एज पे तुम्हें ऐसे अगर पीरियड स्टार्ट होता है, कभी आपको दिखाई देता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो घबराना नहीं है, आपको टीचर को बताना है या घर में जाके मम्मा को बताना है, दादी को बताना है, जिससे कि वो आपको सही तरीके से आगे हैंडल कर सके। तो अब 10 से 15 साल की एज जो होती है उस टाइम उनके पीरियड का फ्लो प्रॉपर बनता है। बट अब इस टाइम पे जो हम लाइफस्टाइल और जिस तरीके लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं तो इरेगुलर पीरियड्स की समस्याएं बहुत हो रही हैं। रात को हम देर तक जगते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, देन इरेगुलर पीरियड्स होता है। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना हमें वो बहुत ज़रूरी है। अगर अब इस महिला में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है तो PCOS अगर ऐसा है तो आगे जाके वो मैरिड होगी तो इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है उसको। तो इसलिए हर स्टेप पे इनको कंट्रोल करना, हमें अपने साइकिल्स का ध्यान रखना, हमें अगर कोई और चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा वॉइस में चेंजेस है, हार्मोन फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जाके उसी एज पे, क्योंकि हम तब उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्या हमें करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं पेरीमेनोपॉजल एज में, दैट इज़ अब हमारे अगर हम देखें मेनार्क जल्दी हो गया है 10 to 12 एज में, मीनोपॉज लेट हो गया है 50 to 51 की एज में। तो दैट इज़ फ्रॉम 48 to 50 दैट इज़ पेरीमेनोपॉजल पीरियड। पेरीमेनोपॉजल पीरियड में भी इरेगुलर साइकिल होती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी को कम ब्लीडिंग होती है, बट देयर आर मूड चेंजेस, फ्लशिंग, थोड़ा ये इरिटेबिलिटी बॉडी में, बॉडी चेंजेस, तो वो भी हमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चल रहा है ये सब एक नॉर्मल की तरफ है तुम्हारा, क्योंकि पेरीमेनोपॉजल पीरियड भी उसी का तो हिस्सा है। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी हम, जैसे हमारे एम्स में है तो हमने अलग से क्लिनिक होते हैं इनके, जैसे गायनी एंडोक्राइन क्लिनिक है, उसमें छोटे बच्चे आते हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड समस्या है। मीनोपॉज क्लिनिक है, उसमें पेरीमेनोपॉजल पेशेंट्स हैं जो है वो उस क्लिनिक में आके आपस में डिस्कस कर सकते हैं हमसे, या उनको कोई समस्या है तो उसका समाधान आराम से हो सकता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिग्मा एंड टैबू नहीं रखना है, हाँ। वो हमें उसको आराम देना है, इसलिए हमने रखा था। बिल्कुल। और जो मैंने कहा कि 2030 तक ये कोशिश है, एक लक्ष्य रखा गया है, माहवारी जीवन की एक आम बात हो, जिस तरह से आप बता रही हैं, मूड स्विंग्स की बात आपने बताई उस फेज़ में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि परिवार, समाज और पूरी सोसाइटी को इसे समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर जाकर महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। क्योंकि मूड स्विंग्स की बात है, कभी गर्मी ज़्यादा लग रही है, हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, तो आप क्या है, अभी आपको गर्मी लग रही है, अभी आपको AC चाहिए, ये चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा समय लगता है मुझे लग रहा है, और इसके बारे में उतनी बात नहीं होती है, और इसीलिए वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी बदल सकता है क्या? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। पेरीमेनो, अब बात वही है, मेनार्क एंड मेनोपॉज दोनों दो हिस्से हैं, एक बच्चा है, एक एजेड महिला है जो उस एज की तरफ जा रही है। तो इसके लिए देखिए, बड़े शहरों में तो क्लिनिक स्टार्ट हो गए हैं, वो लोग आते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, बट हमें बाकी जगह पे अगर हम थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ जाएं, CSC PSCs पे जाएं, तो वहाँ पे भी हमें जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं उनको समझाना ज़रूरी है कि जो बच्चे आते हैं, मदर के साथ आते हैं, तो मदर को एक्सप्लेन करना कि अभी आपको बच्चे को समझाना है, बच्चे के खान पान का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, पैड कितने घंटे पे चेंज करना है उसका, अगर वो टैम्पून यूज़ कर रही है तो वो कितने घंटे पे, जैसे हम कहते हैं ज़्यादातर आपको 4 to 5 आवर पे चेंज करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप अगर यूज़ करता है कोई तो उसको हम कहते हैं कि रीवॉश करके यू कैन अगेन एम्प्टी, रीवॉश एंड अगेन यू कैन यूज़ दिस। तो ये तो शहरों की बात हो जाती है। पेरीमेनोपॉजल के टाइम पे जो मूड स्विंग्स हैं, इन सब के लिए पहले तो हम थोड़ा सा, आजकल योगा का बहुत बड़ा रोल है, मेडिटेशन है, योगा है, ज़रूरी नहीं है कि सीधे आए आपने उसके मुंह में दवाई डाल दी, लो खाओ, कंट्रोल हो गया सब कुछ, नहीं, थोड़ा सा खुद को काम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है।
और जब अगर हम बात करें कि पीरियड फ्रेंडली वर्ड, तो इसके 5 की पॉइंट्स रखे गए हैं और वो 5 की पॉइंट में ही सब कुछ कवर हो जाता है। वो है फर्स्ट, पीरियड फ्रेंडली सोशल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कि कैसे जैसे मैं अपने ही बेटी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब वो स्कूल जाती थी, अब तो बड़ी हो गए हैं, कि मम्मा हम लोग को है ना जो हमारा मेडिकल रूम है तो हमारे वहाँ पे जो नर्स है वो हमें पैड वगैरह दे देती हैं अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में। तो ठीक है, तो ऐसा एक अगर सभी स्कूल में ये प्रोवाइड किया जाए कि छोटा सा मेडिकल रूम ना हो, तो जो टीचर है वो ही एक जिम्मेदारी ले ले कि हाँ किसी बच्चे को स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है तो वो बच्चे को समझाए उनको कि कई ठीक है बेटा आप इसको यूज़ करो, पेन के लिए उसको दे दिया, तो बच्चे को वो क्या होता है कि वहीं से उसका मैं उसको सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी आती है उसके मन में कि नहीं हाँ ये ठीक है मेरे लिए और मेरे ध्यान रखने में भी सब कुछ मेरा रोल कर रहे हैं। वो घर पे जाके अपने पेरेंट्स को भी बताएगी फिर। और सेकंड पॉइंट होता है पीरियड एजुकेशन। बिल्कुल, पीरियड एजुकेशन का है कि पीरियड इज़ नॉट एबनॉर्मल थिंग, दिस इज़ नॉर्मल थिंग। महिला को जैसे हम बहुत सारे भी अर्ली मीनोपॉज वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनको समझाना बहुत कठिन होता है, तो यही कहते हैं कि एक महिला जो है जब वो माँ के गर्भ में ही होती है तभी अंडे काउंट करके आती, बिल्कुल तभी तो महिलाओं को मीनोपॉज होता है, क्योंकि हमारे तो साइकिल्स हैं, जो हमारा हार्मोनल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हमारे ओवुलेशन होता है तो पीरियड होता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। थर्ड पॉइंट है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एडवाइस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइम में हाइजीन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, नहाना, अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो सिर्फ सिंपल साबुन पानी से धोना, क्योंकि आजकल मैंने देखा पेशेंट्स आएंगे हम वो वाला वॉश यूज़ कर रहे हैं, हम ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी बट बहुत सारे मैं नहीं डॉक्टर साहब हम वो वाला वॉश यूज़ करें, नहीं आपको सिंपल साबुन पानी से या सिंपल पानी से वॉश करना है। नहीं तो इनसे क्या होता है कि आप कुछ भी वो लेके यूज़ कर रहे हैं, आपका pH चेंज हो जाएगा, वजाइनल pH, दैट इज़ मेजर कॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो वो एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ एडवाइस। देन एक्सेस टू पीरियड प्रोडक्ट्स, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पैड्स की कैसे पैड बनाना, रूरल एरिया में कैसे अभी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कि मैं बताऊं आप जाएंगे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, वहाँ पे आपको 10-10, 11-11 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ 4-5 घर दिखेंगे जिनको कि ढाणी कहते हैं। तो वहाँ पे कैसे पहुँचाया जाए, तो वहाँ पे उनको हमने ये समझा ठीक है आप कपड़ा यूज़ करते हैं, वो करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई नहीं है, तो आप अच्छे से उसको वॉश करके खुले हवा में सुखाएं, जिससे कि वो अब जैसे बारिश का मौसम होगा और डंप होगा, सब कुछ स्वेटिंग होगी, उमस होगी, तो आपको इन्फेक्शन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप ना जिन बातों को ध्यान रखना है, ऐसे बातों को मेन पॉइंट्स में आप बताएं, जो आपने बताया कि सैनिटरी पैड कैसे घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी सिर्फ राजस्थान का ही वो इलाका नहीं, पूरे देश में ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां अभी भी किलोमीटरों तक नहीं पता कि कहाँ आपको पैड्स मिलेंगे, कहाँ आपको इससे जुड़े प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे हर महिला के लिए, जो संदेश देना चाहें? तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक आप अगर आपके एक मेडिकल स्टोर तो हर गाँव में मिलेगा, तो अगर आप वहाँ पे एक महंगा सैनिटरी पैड मिल रहा है, आप अगर यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल कॉटन लाओ, कॉटन गॉज एक पैड आता है, उसके साथ एक गॉज पैड लाओ, उसे सिंपल एक साइज़ में काट के, पैड के साइज़ में काट के उसको गॉज से कवर करके यू कैन यूज़ दैट। तो 4 to 6 आवर में आप चेंज कर सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं नहीं जी हम तो कब, तो एक सेफ जो सूती कपड़ा, उससे भी पैड बना सकते हैं। एंड दे वांट टू रीयूज़, अगर वो रीयूज़ की बातें करती हैं, बहुत सारी महिलाएं बहुत कहती हैं कि नहीं, हाँ कि हम नहीं खरीद सकते, अब वो कॉटन भी नहीं, तो हम इसको, तो ठीक है आप उसको अच्छे से धो के खुले धूप में सुखाओ, तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास और कुछ नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो ये भी हम उनको समझा सकते हैं। देन पीरियड फ्रेंडली, आपने बताया कि हर 4 घंटे में पैड को चेंज करना है, 4 to 5 आवर में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है तो ब्लड ना, आगे वो थोड़ी देर में इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा आपके लिए वो,
तो पैड चेंज करना, वॉश करना और वाइप करना, नॉट कि आपको उसको आपके पेरिनेल एरिया को रगड़ के साफ करना, डैप करके क्लीन करना, उसमें भी ध्यान रखना है क्योंकि फीमेल का एनल और विजाइना एंड यूरेथ्रा इज़ वेरी क्लोज। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ साफ़ करेंगे तो जो है आपका स्टूल वगैरह से कॉन्टामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उस टाइम पे, और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और कितने केसेस आते हैं इस तरह के इन्फेक्शन के? क्या ये बहुत आम है? आम तो नहीं है क्योंकि आने से पहले ही पेशेंट हिचकते हैं, पर आते हैं। हाँ। बहुत सारे पेशेंट्स बच्चे आते हैं हमारे पास कि हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। फिर हम उनको समझाते नहीं बेटा ये वाइट डिस्चार्ज तो कॉमन है, ये तो ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे है। फिर वो कहते हैं नहीं 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 हमें ना बहुत ज़्यादा रहा है कि हमारी पैंटी पे भी हमें लग रहा है कि हो रहा है। तो उस टाइम हम एग्जामिन करके देखते हैं तो रियली हमें लगता है कि उन्होंने, फिर उनको समझाया जाता है मदर के साथ बिठा के कि आप बच्चे को आप ये समझाइए कि उसको क्या क्या करना है, कितने घंटे में पैड चेंज करना है, सफाई का क्या ध्यान रखना है उस टाइम पे, खाना पीना का क्या ध्यान रखना है, पेन किलर अगर देना है तो क्या देना है और कैसे देना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर राजेश कुमारी इन पॉइंट्स को कवर किया है। आखिर में स्वप्ना जी, आपका कोई मैसेज है महिलाओं के लिए? मेरा मैसेज ये है कि यू बी रिस्पॉन्सिबल इन सेग्रीगेटिंग द सैनिटरी वेस्ट, इन डिस्पोजिंग द सैनिटरी वेस्ट। टॉयलेट में पैड नहीं फेंकना है, एंड यू आर नॉट सपोज टू बर्न द सैनिटरी वेस्ट बिकॉज द फ्यूम्स विल कॉज प्रॉब्लम्स, and at the same time anybody should not go for a very deep burial of sanitary waste in the high population density areas. These are the three major things which I want to tell. बिल्कुल। और मुझे लग रहा है ये जो डिस्पोज करने की बात हो रही है डॉक्टर राजेश कुमारी, अभी भी महिलाओं में ये डर है कि हमने डस्टबिन में फेंका तो कहीं पता ना चल जाए, कोई और उस वॉशरूम को यूज़ करेगा कि हम महिला पीरियड्स के टाइम से गुजर रही है। कहीं ना कहीं वो डर भी है जिसकी वजह से ये डिस्पोजल का जो साइकिल है वो सही नहीं हो पाता। ये भी है, ये है, पर उसके लिए भी हमने रखा है उसको सीधा। आपको हम जैसे ये तो मैं मानती हूँ कि ये तो हमारे खुद का सेंस होता है कि हमें पैड को अगर डिस्पोज ऑफ करना तो कैसे करना, या तो उसको पेपर में रैप करो या टिश्यू पेपर में रैप करके आप उसको डस्टबिन में डालो। खुला आप फेंकेंगे तो वो तो हर जगह का फिर एनवायरनमेंट ही चेंज होएगा। वहाँ पे जो डस्टबिन है वहाँ से स्मेल आना, कोई भी उस डस्टबिन में ही अगर कुछ और डाल रहा होगा तो दैट इज़ नॉट हाइजीनिक एंड दैट इज़ नॉट एथिकल ऑल्सो। तो ये तो बताना ही हमें कि डिस्पोज ऑफ कैसे करना, और ये शायद मुझे लगता है कि अब सभी लोग जानते हैं कि हाँ हमें पेपर में रैप करके फेंकना है। और अभी अगर मैं बात करूँ हमारे जो अभी नए पैड्स वगैरह आ रहे हैं उनमें प्रॉपर एक पैड के साथ में छोटा सा रैपिंग पॉलिथिन आता है ब्लैक कलर का हर पैड के साथ में, तो आप यू कैन डिस्पोज ऑफ विद दैट। मुझे लग रहा है कि ये शहरों में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत अभी है गांव में, और ऐसे जहां पर अभी भी शिक्षा की कमी है या जागरूकता की कमी है वहाँ इन बातों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, स्वप्ना देवी रेड्डी जी आपका, डॉक्टर राजेश कुमारी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ अभी भी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन तमाम नीतियों के ज़रिए और कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर कोशिश की जा रही है कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों तक भी जागरूकता फैलाई जाए जहाँ शिक्षा की कमी है, तमाम वर्जनाएँ उन्हें घेरे हुए हैं और तमाम तरह के निषेध हावी हैं समाज के जिन इलाकों में, वहाँ इसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और ख़राब माहवारी स्वच्छता बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है और कहीं ना कहीं ये साइकिल तोड़ने की ज़रूरत है ताकि हम एक ज़्यादा स्वच्छ और सेहतमंद महिलाओं के साथ ही एक समाज का निर्माण भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।